Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E सरल. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है समाधान सेशन में मैं प्लांट फिजियोलॉजी आपके साथ डिस्कस करूंगी. प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे. आप लोग एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठिएगा. एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड में आपके क्लास में डिकोड करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट सेक्शन. चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल t.me/Dr. शिवानी. कोटा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिकोड सीरीज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह 10 बजे चल रहा है. उसके सारे पीडीएफ विद आंसर की, मेरे जितने भी हैंड रिटन नोट्स है, मेरे बारे में सारे अपडेट्स, कब कौन सा सेशन होता है, प्लस आपके हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है ये टेलीग्राम चैनल. तो मेक इट श्योर आप इसे ज्वाइन कर रहे हैं. सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉपर तरीके से अपनी नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं. आप चाहते हैं पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के थ्रू, आपके इंटरेक्शन के साथ, आपके पर्सनल गाइडेंस में मैं अपनी नीट की जर्नी को तय करना चाहता हूं, तो आप ई सरल के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं. पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसा कि हमने बात की प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये आज हम शुरू करेंगे. एनसीईआरटी में आपको पढ़ाऊंगी. पहले मैं अपने पैटर्न में थोड़ा सा आपको समझा दूं, फिर उतना ही एनसीईआरटी. चिंता मत करो, एनसीईआरटी क्लास में वर्ड टू वर्ड डिकोड किया जाएगा और चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. अब वैसे तो आप ये हेडिंग जैसे ही देख रहे हो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो आपको ये लग रहा होगा ट्रांसपोर्ट मतलब अभी तक हम जो देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज द ट्रांसपोर्ट. तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट, ये कुछ सुन के लग रहा हो कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जिनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है. फ्लावरिंग प्लांट सब्सटेंस दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, वो क्या हो सकते हैं? तो वाटर और मिनरल आयन सॉइल से बाकी अदर प्लांट पार्ट्स में जाएंगे, तो ये सब्सटेंस है. ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है. तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है. इन फ्लावरिंग प्लांट्स सब्सटेंस दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर्स है. ठीक है, पानी के ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, मिनरल है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है. तो इन चीजों के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी. अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, तो ये पहले लिख लो कि किन चीजों के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ रही है प्लांट्स में. तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स substance that need to be transported are क्या क्या चीजें है बेटा? वाटर है आपका, पानी के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है. मिनरल न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं आपके, एंड प्लांट के अंदर भी तो हार्मोन्स होते हैं. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में क्या होते हैं वो बाद में बताऊंगी दूसरे चैप्टर में, पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स इनकी, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो ये ऐसी चीजें हैं बेटा जिनको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के अंदर. अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, कितने टाइप के हैं, जिसमें आप दो तरीके पढ़ते हैं. एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. क्या होता है इसका डिटेल डिस्कशन हम भी करेंगे. तो नेक्स्ट है बेटा हम लोग मीन्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे. तो मीन्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करूं मैं तो दो तरीके हैं. एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. क्या होता है डिटेल हम पढ़ेंगे. पहले आप हेडिंग डाल लो मीन्स और या फिर कह दीजिए टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट.
मीन्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके दो टाइप हैं। एक है आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक है बच्चे आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो नाम से क्लियर है शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि कम दूरी तय कर रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट मान लीजिए किसी सेल के अंदर ही हो रहा है या फिर ज्यादा से ज्यादा एक सेल से दूसरी सेल में लेकिन विद इन अ टिश्यू हो रहा है, जैसे आप कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इफ ट्रांसपोर्ट अकर विद इन द सेल, सेल के अंदर ही होगा या फिर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन ए टिश्यू, जैसे आप कहेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के दो तरीके हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है ये वेस्कुलर टिश्यू दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक, तो ये दो तरीके हैं, एक है शॉर्ट डिस्टेंस, एक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला हमने बात की है शॉर्ट, मैं फिर इसका फ्लो चार्ट एक साथ बना दूंगी। डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एनसीईआरटी चिंता ना करें, पहले हम अपने पैटर्न में पढ़ ले, फिर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड क्लास में डिकोड होगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात की, अगर ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल हो रहा है या फिर एक सेल से दूसरे सेल में लेकिन विद इन अ टिश्यू हो। इफ ट्रांसपोर्ट अकर within the cell या फिर और from one cell to another cell, from one cell to another cell, टिश्यू के अंदर ही हो लेकिन, then it is called इसे आप कहेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसे आप कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है ना, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इसके भी दो टाइप है। क्या है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के दो टाइप? एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है डिटेल पढ़ाऊंगी अभी। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अभी सिर्फ आउटलाइन डिस्कस कर रही हूं। और दूसरा जो मीन्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा था अपन ने, वो था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। वो था आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें बेटा, तो ये आपके वेस्कुलर टिश्यू दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट occur through vascular tissue, that is xylem and phloem, और इसे हम क्या कहते हैं, एंड इज कॉल्ड, इसे आप कहते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन।
अब मैं इसको एक सिंप्लीफाइड मॉडल में आपको समझा रही हूं, ध्यान से सुनना। हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की, मीन्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, करेक्ट है बेटा? टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की, दो टाइप देखे अपन ने इसके। इसके दो टाइप देखे हमने, दैट इज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा टाइप है इसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है हमने देख लिया कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट, इफ ट्रांसपोर्ट अकर, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेड अकर विद इन द सेल, या तो सेल के अंदर ही हो या फिर और फ्रॉम एक सेल से दूसरी सेल में, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन टिश्यू। इसको आप कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसके बेटा दो तरीके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के भी दो तरीके हैं। क्या पढ़े हमने? एक तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा जो है इसमें, दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो तरीके हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के, पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर कह दीजिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब मेरी बात सुनना, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है ना, ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं, ध्यान से सुनना। सपोज करिए कि नदी का बहाव इस डायरेक्शन में है, तो मैं अगर किसी चीज को इसके अंदर ड्रॉप करवा दूं, किसी चीज को इसके अंदर डाल दूं या आपको ही इसके अंदर डाल दिया जाए, तो नदी का बहाव अगर इस डायरेक्शन में है तो आप स्विम नहीं भी करेंगे, आपको स्विम करना नहीं भी आता, आप स्विम ना भी करें, आप अपने हाथ पैर ना भी चलाएं, आप अपने कोई एफर्ट्स ना डालें, तो नदी का बहाव जिस डायरेक्शन में होगा ये ऑटोमेटिकली आपको उसी डायरेक्शन में धकेलेगा। इसमें हाथ पैर नहीं चलाने पड़े, यानी कि कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं हो रहा है। दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमें हाथ पैर क्यों नहीं चलाने पड़े? क्योंकि हम नदी के बहाव के डायरेक्शन में ही बह रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट अकर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो इसे आप कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है? इफ मूवमेंट अकर, व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? इफ मूवमेंट अकर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि नदी का बहाव जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। मूवमेंट अकर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हो गया दैट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू from high concentration to low concentration. If transport occur, if movement occur according to the concentration gradient, यानी कि from high concentration to low concentration की तरफ अगर आपका movement होता है without expenditure of ATP, आपको हाथ पैर नहीं चलाने पड़ रहे, एनर्जी का खर्चा नहीं लग रहा है, यानी कि ATP, विदाउट
एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, तो इसे आप कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, तो इसे आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो इसके भी दो प्रकार हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसके दो टाइप हैं, कौन कौन से? एक तो है बेटा आपका डिफ्यूजन, जिसका डिटेल डिस्कशन मैं अपने आज की ही क्लास में आपके साथ करूंगी, और एक है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसका भी डिटेल डिस्कशन हम अपनी आज की ही क्लास में कर लेंगे। डिफ्यूजन है और एक है आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, एक है डिफ्यूजन, एक है आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये दो टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट के। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे कर लो, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके दो टाइप हैं, एक है डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जिसका डिटेल डिस्कशन हम अपने आज की ही क्लास में करेंगे। डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब मैंने आपसे एक ये बात कही बेटा कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। क्या होता है डिटेल डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस में पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, क्लियर हो गया। इसमें कुल मिला के पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ ATP. This is the passive transport. What is the active transport? अब एक बार को सुनना। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चा? अगर सपोज कीजिए नदी का बहाव इस डायरेक्शन में है, अपन किसी चीज को उसके अंदर डाल दे, मैं आपको उसके अंदर डाल दूं और आपको उस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करना, तो नदी का बहाव क्योंकि इस डायरेक्शन में, तो आपको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, लेकिन आपको तो उस भीड़ से अलग, उस अकॉर्डिंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना पड़ेगा। तो आपको अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है तो आपको नदी का बहाव तो इस डायरेक्शन में धकेल रहा है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग अगेंस्ट उसके मूवमेंट करना है, तो आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर मूवमेंट हो अकॉर्डिंग नहीं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहां पर एटीपी का खर्चा लगेगा क्योंकि आपको उसके अगेंस्ट में जाना है। ठीक है, दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लिख लो, इफ मूवमेंट अकर, if movement occur against the concentration gradient, against मतलब that is from low concentration to high concentration gradient, एटीपी का खर्चा करके with expenditure of ATP, तो इसे आप कहेंगे then it is called, तो इसे आप कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसे आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं।
तो इसका इतना पोर्शन क्लियर हो गया। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट आपके विद इन द सेल हो या फिर एक सेल से दूसरे सेल में, लेकिन विद इन अ टिश्यू ही हो रहा है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दो तरीके, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। पैसिव ट्रांसपोर्ट इसके दो तरीके हैं जिनका डिटेल पढ़ना भी बाकी है, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दैट इज द डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट इसमें होता है, मूवमेंट होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहां पर एटीपी का खर्चा लगेगा बेटा, विद एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, विद एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमने बात कर ली कि ये वेस्कुलर टिश्यू अकर थ्रू वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। इसे हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब एक चीज वो ये कह रहा है कि जो जाइलम की अगर मैं बात करूं, जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है ना बेटा, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि रूट से प्लांट पार्ट्स की तरफ। लेकिन फ्लोएम के अंदर ये जो ट्रांसपोर्ट है, फ्लोएम ये तो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट का करेगा, लिख लो चाहो तो ये भी। जाइलम से किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? जाइलम करवाएगा वाटर एंड मिनरल का। ये जो होता है जाइलम से वाटर एंड मिनरल का यूनिडायरेक्शन होता है, फ्लोएम से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ये होगा आपका बाई डायरेक्शनल। ये होगा बेटा बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब हो गया लीव से, दैट इज फ्रॉम लीव्स जो कि खाना बनाएगी, लीव से स्टोरेज ऑर्गन, लीव टू स्टोरेज ऑर्गन, और फिर स्टोरेज ऑर्गन से टू अदर ग्रोइंग प्लांट पार्ट्स। इस तरीके से होता है। कुल मिला के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, सबको पता है जाइलम वाटर एंड मिनरल आयन का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, फ्लोएम में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का होता है। तो जाइलम में ट्रांसपोर्ट हमेशा होता है यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम में होता है बाई डायरेक्शनल, यानी कि लीव से स्टोरेज ऑर्गन और स्टोरेज ऑर्गन से अदर ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट की तरफ जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो एक मोटी मोटी रूपरेखा समझ में आ गई कि भाई किन सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ गई। तो सब्सटेंस फ्लावरिंग प्लांट में जिन सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, वाटर चाहिए, मिनरल न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स, इन सब सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। अब ट्रांसपोर्ट के तरीके क्या है? तो दो टाइप हमने देख लिए, दैट इज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस कम दूरी तय कर रहा है अगर ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल ही हो या एक सेल से दूसरे सेल में लेकिन विद इन द टिश्यू ही हो, जैसे आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के दो तरीके देख लिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एटीपी का खर्चा नहीं होता। एक्टिव में मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एटीपी का खर्चा होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो सब टाइप्स हैं, दैट इज द डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जो अभी तुरंत में इसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है, इसे ट्रांसलोकेशन भी हम कह रहे हैं। जाइलम वाटर और मिनरल आयन का करवाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब यहां तक तो पूरा डिस्कस हो गया। अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के जो दो तरीके थे, दैट इज द डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इनका डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में है। पहले डिफ्यूजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी क्या कहती है वो देखेंगे, फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले डिफ्यूजन पढ़ लेते हैं, क्या होता है डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन क्या होता है। अब सबसे पहली चीज तो ये देखो, ये तय है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही तरीका है डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है डिफ्यूजन, यानी कि मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही मूवमेंट होगा। तो डिफ्यूजन क्या कह रहा है वो, उसकी डेफिनेशन, मूवमेंट किस चीज का, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और एटम और आयन ऑफ ए मटेरियल, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम या आयन ऑफ अ मटेरियल का मूवमेंट। कहां से कहां, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और एटम और आयन ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसे आप कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ, इसे आप कहेंगे डिफ्यूजन। ये आराम से डेफिनेशन क्लियर होगी, किसी भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन का मूवमेंट। डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है, तो ऑब्वियस सी बात है हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ, उसी को आप कहेंगे डिफ्यूजन। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन जो सबको क्लियर होगा। अब वो कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि डिफ्यूजन एक तो स्लो प्रोसेस है, ये किसी भी लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है, और एक सब्सटेंस का डिफ्यूजन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ अनदर सब्सटेंस। और एक चीज वो कह रहा है कि डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं स्टैब्लिश हो जाता। क्या कह रहा है कि वो डिफ्यूजन कब तक कंटिन्यू रहता है, डिफ्यूजन जब तक चलता रहेगा जब तक आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने का मतलब होता है कि नेट मूवमेंट जीरो होगा, यानी कि दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट बराबर है तो नेट मूवमेंट जीरो होता है, इसे आप कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे कि डिफ्यूजन क्या है। तो ऐसा कि हमने बात की, इट इज द मूवमेंट ऑफ, डिफ्यूजन का डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ the movement of molecule or atom or ion of a material, the movement of molecule or atom or ion of a material from an area of, passive transport है तो from an area of high concentration from an area of high concentration to low concentration. Low concentration gradient, इसे आप कहेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की कि डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्या बताया कि जो डिफ्यूजन है वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। फिर हमने बात की नेक्स्ट पॉइंट कि डिफ्यूजन जो है वो किसी भी लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। डिफ्यूजन जो है डिफ्यूजन डज नॉट डिपेंड ऑन एनी लिविंग सिस्टम। डिफ्यूजन जो है आपके किसी भी लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। फिर हमने बात की कि डिफ्यूजन कब तक चलता रहेगा, जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं स्टैब्लिश होता। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मूवमेंट इज इक्वल इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि नेट मूवमेंट जीरो होता है। तो डिफ्यूजन कब तक चलता रहेगा, डिफ्यूजन कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा, टिल डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैब्लिश्ड।
डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं स्टैब्लिश हो जाता। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज पे क्या होता है, एट दिस स्टेज मूवमेंट जो है दोनों डायरेक्शन में इक्वल होगा। एट दिस स्टेज मूवमेंट इज इक्वल इन बोथ डायरेक्शन। सो इस वजह से नेट मूवमेंट जो है ये जीरो होता है। सो नेट मूवमेंट इज जीरो। तो डिफ्यूजन कब तक कंटिन्यू रहता है, डिफ्यूजन जब तक चलता रहेगा जब तक आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं स्टैब्लिश हो जाता और स्टेज में नेट मूवमेंट जीरो होता है। ठीक, अब वो आगे ये कह रहा है कि डिफ्यूजन जो है, एक सब्सटेंस का डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ अनदर सब्सटेंस। डिफ्यूजन ऑफ one substance is independent from diffusion of another substance. Diffusion of one substance is independent from diffusion of another substance. एक सब्सटेंस का डिफ्यूजन दूसरे सब्सटेंस के डिफ्यूजन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, अब आगे वो ये कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ अनदर। डिफ्यूजन रेट किसका क्या होगा, डिफ्यूजन रेट की बात करें, गैसेस का सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का, गैस का सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का, फिर सबसे कम होगा बेटा सॉलिड का। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन रेट। That is the permeability of the membrane, एक है concentration gradient, एक है टेम्परेचर, और एक है बेटा प्रेशर। ये है फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर, प्रेशर। एज इट इज पॉइंट से क्वेश्चन आता है, याद रखना। अब इसमें एक लास्ट चीज हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। significance of diffusion। इसमें दो पॉइंट पढ़ोगे आप, एक तो है गैसियस एक्सचेंज, और एक आप पढ़ोगे ट्रांसपिरेशन। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें वो सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन पूछ रहा है। दो ऑप्शन तो यही दे रखे हैं, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन, दो ऑप्शन और दे दिए, मान लो कुछ भी। आप किसे सिलेक्ट करोगे, गैसियस एक्सचेंज को। क्यों? क्योंकि इट इज द ओनली मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। क्यों मैंने गैसियस एक्सचेंज को प्रायोरिटी दी?
इसलिए दी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रही हूँ, दो बंदे हैं, दोनों बंदे जॉब करते हैं, ठीक है, एक 2 जॉब करता है, मतलब वो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर भी जॉब कर रहा है, वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी टाइपिंग के लिए जाता है। एक बंदा है वो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट में टाइपिंग कर रहा है। जॉब की रिक्वायरमेंट दोनों का है, पर ज्यादा किसको है, जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर जॉब पर डिपेंडेंट है, जिसके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ज्यादा रिक्वायरमेंट उसकी है ना। इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन के और भी तरीके हैं, बट गैसियस एक्सचेंज प्लांट में सिर्फ इसी तरीके से होता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन वैसे दोनों है, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन, बट ज्यादा महत्वता बिकॉज इट इज द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। इस तरीके से आप देख लेना। दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन। नेक्स्ट जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा एक तरीका था, दैट इज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं यहां तक के एनसीईआरटी डिकोड कर लूंगी आपके साथ। ये समझ में आ गया? डिफ्यूजन क्लियर हो गया ना? डिफ्यूजन सबसे पहले तो डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और एटम और आयन ऑफ ए मटेरियल। पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है तो ऑब्वियस सी बात है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। कुछ कीवर्ड याद रखना था कि एक स्लो प्रोसेस है, ये किसी भी लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। एक सब्सटेंस का डिफ्यूजन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ अनदर सब्सटेंस। फिर हमने बात की कि डिफ्यूजन जो है ये कब तक चलता रहेगा, ये जब तक होता रहता है जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं स्टैब्लिश हो जाता। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट बराबर होता है, यानी कि नेट मूवमेंट 0 होगा। डिफ्यूजन रेट हमने देखा कि गैस का सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया, 4 फैक्टर्स पढ़ते हैं, दैट इज द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, concentration gradient, temperature and pressure। ये 4 फैक्टर्स आप पढ़ते हैं विच इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सिग्निफिकेंस में हमने पढ़ लिया, एक तो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, और ट्रांसपिरेशन से ज्यादा महत्वता पहले वाले की है। ठीक, अब हमें पढ़ना है पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा तरीका जो था, दैट इज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। बट उसके पहले सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, मैं एनसीईआरटी डिस्कस करूंगी। यस, एनसीईआरटी देख लो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, सब ओपन कर लो अपनी अपनी एनसीईआरटी, ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अब देख लो एनसीईआरटी क्या कहती है। पहले तो सिंपल जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है, मैं सिर्फ पढ़ के सुना देती हूँ। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज? की जो पानी जो है रूट एब्जॉर्व करती है, लेकिन वो टॉप पार्ट तक कैसे जाता है टॉल ट्रीज के? ऑब्वियस सी बात है, जाइलम से जाता है। और फॉर दैट हाउ एंड वाई सब्सटेंस मूव फ्रॉम, कैसे सब्सटेंस जो है वन सेल टू अदर, एक सेल से अदर सेल में मूव कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बता दिया। ये टॉप ऑफ टॉल ट्री है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का तरीका हो गया। एनसीईआरटी की लैंग्वेज टिपिकल है बस, है ना, वन सेल टू अदर सेल, ये हो गया आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर दी इसने, ठीक है। वेदर ऑल सब्सटेंस मूव इन अ सिमिलर वे इन द सेम डायरेक्शन, एंड वेदर सेम डायरेक्शन, और वेदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द सब्सटेंस, यानी कि एटीपी का खर्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इसने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की भी बात कर दी। प्लांट नीड टू मूव ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, मोर देन एनिमल, एनिमल से ज्यादा। इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। वाटर टेकन अप बाय द रूट्स, वाटर ऑब्वियस ही बात है रूट्स लेती है, और रूट से इन्हें सभी प्लांट पार्ट्स तक जाना होता है, ठीक है। द फोटोसिंथेटिक्स, यानी कि जो फूड बनता है फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है बाय डायरेक्शनल। लीव्स बनाती है, दे ऑल्सो हैव टू बी मूव टू द ऑल पार्ट इंक्लूडिंग द रूट टिप्स एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल, तो वहां से भी सारे प्लांट पार्ट्स तक जाना है। तो मूवमेंट अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस, इसने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसे फ्लो चार्ट नहीं बनाया, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है कि या तो विद इन द सेल हो या अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में विद इन द टिश्यू हो, तो इसे आप कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो ये हमने बड़े अच्छे सुंदर तरीके से लिखा था
कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के दो तरीके हैं, लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट अकर विद इन द सेल और फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल विद इन द टिश्यू, इसे आप कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लिखवा चुके। ठीक है, आगे पढ़ो। इट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन प्लांट, one would have to recollect one's basic knowledge about the structure of the cell and the anatomy of the plant body. Okay, अब देखो, we need to revisit our understanding of diffusion क्या होता है, besides gaining some knowledge about the chemical potential and ion. ठीक है, when we talk of the movement of substance, सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है और किन सब्सटेंस के लिए हो रहा है। तो हमने बात की थी ना कि फ्लावरिंग प्लांट में कौन सी ऐसी चीजें हैं भाई जिनकी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ गई। एनसीईआरटी ने सुंदर तरीके से नहीं लिखा, लेकिन देखो उसने, अभी आप नोट्स पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएगी, पहले एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझने लायक नहीं होती। तो देखो इन फ्लावरिंग प्लांट्स द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, वाटर है, मिनरल न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स है। ये कीवर्ड था जो ऑलरेडी मैं आपको नोट्स में लिखा चुकी। अब वो कह रहा है स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अपने दो तरीके पढ़े थे, दैट इज बाय द डिफ्यूजन एंड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में भी आपको पढ़ा दूंगी कि डिफ्यूजन तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका हो गया और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने दो पढ़े, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, उसने वो नाम ऐसे करके लिख दिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वेस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होगा और इसे आप कहते हैं ट्रांसलोकेशन। हमने ये भी देख लिया कि जाइलम की बात करेंगे तो इसमें मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है और अगर मैं फ्लोएम की बात करूंगी तो इसमें बाय डायरेक्शनल होता है। देखो एनसीईआरटी का ही इजी फॉर्मेट में नोट्स लिखवा रखे, एनसीईआरटी का ही इजी फॉर्मेट लिखा रखा है। अब देखो, an important aspect that need to be considered is the direction of transport. जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है जैसे वाटर और मिनरल का कराएगा, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये हमने देख लिया, फ्रॉम रूट टू द स्टेम। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, मल्टी डायरेक्शनल लिख लेना, वैसे बाय डायरेक्शनल लिखते हैं, आप मल्टी डायरेक्शनल लिख लेना, एनसीईआरटी ने मल्टी डायरेक्शनल दे रखा है तो ठीक है। हमने बताया था लीव से स्टोरेज ऑर्गन और स्टोरेज ऑर्गन से ग्रोइंग पार्ट प्लांट की तरफ, देखो from plant including from the storage organ to the later re-exported। ठीक है, तो ये पूरा हमने देख लिया। ठीक है, अब ये देखो इसने ये ऐसे दे रखा है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था उसी के टाइप है डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पढ़ लिया ना, तो डिफ्यूजन एनसीईआरटी से पढ़ा देती हूँ, फैसिलिटेड डिफ्यूजन पहले हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, फिर अपन एनसीईआरटी देखेंगे। डिफ्यूजन की बात करो, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, हमने पढ़ा है ना, शॉर्ट डिस्टेंस में पैसिव का ही तो तरीका है। ठीक है, एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर और फ्रॉम वन सेल टू सेल, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ठीक है, और ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस से फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, हमने पहले ही पढ़ लिया। पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है तो एटीपी का खर्चा लगेगा ही नहीं, तो ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ लिया ना, क्योंकि हमने डिफ्यूजन में पहले एक चीज क्लियर कर ली थी, शॉर्ट डिस्टेंस के दो तरीके थे, उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है आपका डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का खर्चा नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस है तो सेल टू सेल या क्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल विद इन अ टिश्यू होता है, ये तब तो ऑलरेडी पढ़ चुके। ठीक है, अब देखो, इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल मूव इन रैंडम फैशन, द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम वन रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह ही मूवमेंट होगा, ऑलरेडी डिस्कस किया। पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और एटम और आयन ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही होता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, ऑलरेडी डिस्कस्ड। लैंग्वेज गंदी है बस इसकी, हमारी लैंग्वेज अच्छी है, याद करने में आसानी है, पर एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड क्लियर हो रहा होगा नोट्स पढ़ने के बाद। फिर हमने अनदर की पॉइंट पढ़ा था कि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम है,
ठीक है, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज ऑल्सो मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड। हमने पढ़ लिया कि सबसे ज्यादा गैसेस में है, फिर लिक्विड में है, फिर सॉलिड में। Diffusion is very important to plant since it is the only means for the gaseous movement within the plant body. Significance में पढ़ लिया, only means for the gaseous exchange within the plant body diffusion है। Factors affecting the rate of diffusion पढ़े थे, that is the concentration gradient, permeability of the membrane, temperature and pressure. Okay बेटा, clear हो गया? NCERT का लैंग्वेज ही बस ऐसा अजीब सा दे रखा है, बाकी चीजें आराम से क्लियर हो गई होंगी नोट्स पढ़ने के बाद। अब एनसीईआरटी में ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन दे रखा है, पहले मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊंगी। ये डायग्राम दे रखा है जो मैं आपको यहीं से समझा दूंगी, ठीक है। ये यूनिपॉट, सिम्पॉट, एंटीपॉट के बारे में, और ये चार्ट दे रखा है एक्टिव, ये टेबल पहले मैं अपने तरीके से यहां तक पढ़ा दूं, फिर अपन एनसीईआरटी देखेंगे, ठीक। पहले मैं अपने पैटर्न में आपको पढ़ा देती हूँ कि क्या हो रहा है। अब हम बात करेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्लियर है यहां तक सभी को? प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? शुरू करें फैसिलिटेड डिफ्यूजन। चलो, सबसे पहला पॉइंट अब ध्यान से सुनना, पहले मैं अपने पैटर्न में पढ़ा दूं फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। किसी भी चीज का डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस, ये डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर। किसी भी चीज का डिफ्यूजन किस चीज पर डिपेंड करता है? डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द सॉल्युबिलिटी इन द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन। जैसे कि मेम्ब्रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है लिपिड, तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होगा वो तो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। जिन सब्सटेंस की टेंडेंसी हाइड्रोफिलिक है उनको इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होने में डिफिकल्टी होगी, तो उनका डिफ्यूजन कैसे होगा यही हम इस पर्टिकुलर उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी चीज का डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि जो मेम्ब्रेन है उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। क्या होता है, अब मेम्ब्रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है लिपिड, तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे दे डिफ्यूज इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन, उनका डिफ्यूजन तो आसानी से होगा। एनसीईआरटी में एक टर्म मिलेगा मॉइटी। मॉइटी का मतलब होता है टेंडेंसी, तो जिन सब्सटेंस की टेंडेंसी हाइड्रोफिलिक है उनको दिक्कत है इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होने में। मॉइटी ऑफ विच सब्सटेंस इज हाइड्रोफिलिक डिफ्यूज डिफिकल्टी थ्रू द मूवमेंट, थ्रू द मेम्ब्रेन। तो इस मूवमेंट को हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो इसके लिए क्या करता है कि मेम्ब्रेन जो है वो छोटा छोटा बीच में, जैसे कि मान लो जैसे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है वो तो इजीली डिफ्यूज करेंगे लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, लेकिन जिन सब्सटेंस की टेंडेंसी हाइड्रोफिलिक है दे डिफ्यूज डिफिकल्टी थ्रू द मूवमेंट, सो देयर इज अ नीड टू सिंप्लीफाई इट्स मूवमेंट। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता है, जो मेम्ब्रेन है ये बीच में स्पेस प्रोवाइड करती है, सो मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्पेस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सब्सटेंस। तो ये जो स्पेस है ना, यहां से अब उन सब्सटेंस का मूवमेंट हो जाएगा। इसी तरीके को आप कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। समझे? पहले डेफिनेशन समझो, क्या बोला। सबसे पहले किसी भी चीज का डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। मेम्ब्रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका लिपिड, तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है दे डिफ्यूज इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन। दिक्कत किसमें है? मॉइटी यानी कि टेंडेंसी ऑफ विच सब्सटेंस इज हाइड्रोफिलिक, उनको यहां से पास होने में डिफिकल्टी हो रही है, तो उस वजह से क्या करेगी मेम्ब्रेन जो है ना छोटी छोटी स्पेस प्रोवाइड कर देती है। मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्पेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सब्सटेंस। इस तरीके को अपन ने कह दिया फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये आपको पता ही है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही तरीका है, ये आपको पता है। तो फिर मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, एटीपी का खर्चा नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। तो इस प्रोसेस को आप डिफ्यूजन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसे आप कहेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन। लिख लो।
फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है? तो सबसे पहले तो डिफ्यूजन किस चीज पर डिपेंड करता है? डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस diffusion of any substance depend upon the solubility diffusion of any substance depend upon the solubility in the main constituent of the membrane. मतलब किसी भी चीज का डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि जो मेम्ब्रेन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। मेम्ब्रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? लिपिड। तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस इजीली डिफ्यूज करेंगे, वो तो डिफ्यूज इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है ये तो इजीली मूव करेंगे। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन। दिक्कत कहां है? एनसीईआरटी में यही टर्म मिलेगा, मॉइटी। जिसको इसका मतलब नहीं पता आप ब्रैकेट में लिख लो, चाहे मॉइटी मतलब होता है टेंडेंसी। तो मॉइटी ऑफ विच सब्सटेंस, मतलब जिन सब्सटेंस की टेंडेंसी कैसी है, मॉइटी ऑफ विच सब्सटेंस इज हाइड्रोफिलिक, उनको दिक्कत है डिफ्यूज होने में। डिफ्यूज डिफिकल्टी थ्रू द मेम्ब्रेन, उनको इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होने में डिफिकल्टी होगी। डिफ्यूज डिफिकल्टी थ्रू द मेम्ब्रेन। अब फिर क्या होगा, कैसे पास होंगे ये? तो इसी वजह से मेम्ब्रेन क्या करता है? स्पेस प्रोवाइड करता है। So there is a need to simplify its movement. So इस मूवमेंट को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है हमें। So there is need to simplify its. So there is a need to simplify its movement. ठीक है, तो हमें इस मूवमेंट को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। So there is a need to simplify its movement. तो क्या करती है जो मेम्ब्रेन है, ये स्पेस प्रोवाइड करेगी। मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्पेस, मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्पेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सब्सटेंस। तो मेम्ब्रेन जो है ये स्पेस प्रोवाइड करती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सब्सटेंस। तो इस तरीके से मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, इसे आप कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है, दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से हो रहा है, विद द help of this process of diffusion with the help of membrane protein, इसे आप कहते हैं, it is called, इसे आप कहते हैं बेटा facilitated diffusion। समझ में आ गया कि भाई जिन सब्सटेंस की टेंडेंसी, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, दे डिफ्यूज इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन। आई विल शो यू डायग्रामेटिकली ऑल्सो, इट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी टू। मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो, आई विल शो यू व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो,
I will show you what is happening over here, beta. Just give me few seconds. I will let you know what is happening over here. आप अपनी NCERT में देख लो, NCERT से ड्रॉ कर लो. इस तरीके से. अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा. पहले मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ. अब ध्यान से सुनना. दिस इज द मेम्ब्रेन. दिस इज द मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन का बाहर वाला हिस्सा. दिस इज द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. दिस इज द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है. अब बाहर की तरफ बहुत सारे ऐसे, मैं आपको बताती हूं, सब्सटेंस पड़े हुए हैं. अब यहां पर ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. क्या भी समझ में आएगा? अब देखो क्या हो रहा है. ध्यान से सुनना. दिस इज द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. दिस इज द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. दिस इज द मेम्ब्रेन. अब ये जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है. दे डिफ्यूज इजीली. ये मेम्ब्रेन से भी आराम से पास होंगे. लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन. इनको तो कोई तकलीफ नहीं है. दिक्कत किनको है? जिन सब्सटेंस की टेंडेंसी हाइड्रोफिलिक है. उसके लिए हमें मूवमेंट को सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ी थी ना. तो हमने क्या किया था? ये मेम्ब्रेन, ये देखो, ये स्पेस है बीच में. ये मेम्ब्रेन बीच में स्पेस प्रोवाइड कर रही है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सब्सटेंस. अब ये ट्रांसपोर्ट ना, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है. ये है आपका, दिस इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. तो डिफ्यूजन जो है, तो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसी को आप कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. मेम्ब्रेन ने ये स्पेस प्रोवाइड कर दी इन सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. अभी स्पेस में भी ना ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है. ये बाहर से ये इस पे अटैच होगा. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अंदर जाके रोटेशन मूवमेंट से इसको अंदर की तरफ रिलीज कर देता है. तो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन,
दिस टाइप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डिफ्यूजन, कि मेम्ब्रेन स्पेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सब्सटेंस, विच सब्सटेंस, मॉइटी ऑफ विच सब्सटेंस इज हाइड्रोफिलिक। तो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन किसकी मदद से हो रहा है ये डिफ्यूजन? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसे आप कहते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो वो यही कह रहा है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में स्पेसिफिक प्रोटीन का रोल होता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये ऑलरेडी हमें पता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप, तो कोई एटीपी का कंजम्पशन यहां पर नहीं होगा, मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। ठीक है, कैसे हो रहा है? तो ये देखो बाहर का जो मॉलिक्यूल है यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से जुड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से जुड़ेगा एंड लेटर दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल को इनर साइड ऑफ द सेल में रिलीज कर देगा बाय रोटेशन मूवमेंट। लिखो, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या चाहिए? स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए होता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में स्पेसिफिक प्रोटीन हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आपको स्पेसिफिक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और कोई एटीपी का कंजम्पशन तो नहीं होगा। यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक प्रोटीन जो है हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस। फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन का रोल है। स्पेसिफिक प्रोटीन हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विथ, ऑब्वियस ही बात है, नो एटीपी कंजम्पशन, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना। ठीक है, कैसे होता है? हमने डायग्राम में देखा कि जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जो मॉलिक्यूल है यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल, जो बाहर की तरफ जो मॉलिक्यूल है यानी कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल है, ये क्या करते हैं? बाइंड विद, ये किस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगे? बाइंड विद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लेटर, बाद में ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये क्या करेगा? इन लेटर दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जैसा कि आप उस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इस मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ छोड़ देगा, रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द मेम्ब्रेन, ये इस मॉलिक्यूल को इस मेम्ब्रेन के अंदर छोड़ देगा, इनसाइड द मेम्ब्रेन। कैसे? तो ये याद रख लेना, जो डायग्राम में नहीं दिख रहा है, विद द हेल्प ऑफ रोटेशन मूवमेंट। ठीक है, ये देख सकते हो, ये जो ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल जो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल है, ये इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ जुड़ेगा और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल को इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में रिलीज कर देगा बाय द रोटेशन मूवमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोसेस है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ना लिमिटेड होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट रेट यहां पर मैक्सिमम भी पहुंचेगी। कब? ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन आपको यहां देखने को मिलता है जब ये सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट रेट जो है इसमें रीच मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड, यानी कि इस कंडीशन में सैचुरेशन आ जाएगा। एज आई टोल्ड यू, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस है। तो ये सेल जो है ये सिलेक्ट करेगी कि किस सब्सटेंस को लेके जाना है। इट अलाउ सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक। ये इनिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होता है विच रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। क्या बोला कि अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई
जिन सब्सटेंस की जो सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, दे डिफ्यूज इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन। दिक्कत किन चीजों की है? जिन सब्सटेंस की टेंडेंसी है हाइड्रोफिलिक, तो उन सब्सटेंस के मूवमेंट में दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, इस मूवमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये जो मेम्ब्रेन बीच में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड करती है इन मॉलिक्यूल के ट्रांसफर के लिए। मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्पेस फॉर ट्रांसफर ऑफ दिस सब्सटेंस। ये इस तरीके का डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसी को आप कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ऐसे बताया मैंने कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन का रोल है जिसे आप कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये करवाएगा। कैसे करवाएगा? तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से जुड़ेगा, बाइंड होगा, फिर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इस मॉलिक्यूल को इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में रिलीज कर देगा बाय द रोटेशन मूवमेंट। फिर हमने बात की कि यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिलता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कि ट्रांसपोर्ट रेट जो है मैक्सिमम हो जाएगी एक टाइम पर। ट्रांसपोर्ट रेट रीच मैक्सिमम। कब होगी ये मैक्सिमम? व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर यूज हो जाएंगे। When all the protein transporter are being used, यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन देखने को मिलेगा। ये आ गया ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस है। कीवर्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। ये सेल जो होगी इसमें वो सिलेक्ट करती है कि किस सब्सटेंस को लेके जाना है। इट्स अलाउ सेल टू सिलेक्ट substance for uptake, ठीक है। एक स्पेसिफिक प्रोसेस है ये। नेक्स्ट कीवर्ड कि ये जो फैसिलिटेटेड, ये इनिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होता है क्योंकि ये प्रोटीन साइड चेन के साथ रिएक्ट कर जाता है। इट इज सेंसिटिव टू इनिबिटर्स, इट इज सेंसिटिव टू इट इज सेंसिटिव टू इनिबिटर्स। ये इनिबिटर्स के लिए सेंसिटिव है। विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है ये तो क्लियर हो ही गया। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से डिफ्यूजन हो रहा है। इसमें ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी देखने को मिलता है। जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर यूज हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट रेट रीच मैक्सिमम एंड ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड, जिसे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन आप कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है और ये इनिबिटर्स के लिए सेंसिटिव है, विच रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि जो प्रोटीन है ये चैनल का फॉर्मेशन करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। द प्रोटीन फॉर्म चैनल इन द मेम्ब्रेन। चैनल क्या करेगा? जिसके थ्रू मॉलिक्यूल पास होंगे। कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो हमेशा खुले होते हैं और अदर कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, जो कभी बंद होंगे कभी खुलेंगे। और कुछ इतने बड़े होते हैं जो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने देंगे। तो लिख लो कि प्रोटीन जो है इट फॉर्म चैनल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। द प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये चैनल का फॉर्मेशन करेंगे। द प्रोटीन फॉर्म चैनल अक्रॉस द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। इसमें कुछ चैनल ऐसे होंगे, सम चैनल
आर ऑलवेज ओपन, कुछ कंट्रोल्ड होंगे एंड अदर आर कंट्रोल्ड, और कुछ चैनल इतने बड़े होंगे, सम आर लार्ज, जिससे बहुत सारे मॉलिक्यूल आराम से पास होंगे, सम आर लार्ज अलाउइंग अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल allowing a variety of molecule to pass through. कुछ बहुत बड़े होंगे जो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास करने देंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है पोरीन्स क्या होते हैं, पोरीन्स के बारे में बता रहा है कि पोरीन्स कुछ और नहीं, ये प्रोटीन ही है। द पोरीन्स आर प्रोटीन दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, जिन्होंने पोरीन्स प्रोटीन है जिन्होंने ह्यूज पोर्स बनाए, कहा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। तो उस जो कि ये क्या करते हैं, जो ह्यूज पोर्स बना लिया ना, तो उससे छोटे साइज के प्रोटीन को अपने थ्रू पास होने देते हैं, अलाउइंग मॉलिक्यूल अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू। लिखो पोरीन्स क्या है, पोरीन्स आपके प्रोटीन ही है, द पोरीन्स आर प्रोटीन। पोरीन्स के बारे में बता रहा है, पोरीन्स क्या है, तो वो प्रोटीन ही है, द पोरीन्स आर प्रोटीन। ये क्या करता है, ये ह्यूज पोर्स बनाता है, दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स, कहां बनाएगा, इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स एंड सम बैक्टीरिया। इनकी आउटर मेम्ब्रेन में ह्यूज पोर्स का फॉर्मेशन कर लेगा, इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, प्लास्टिड्स एंड सम बैक्टीरिया। यहां से ये मॉलिक्यूल को पास होने देगा, अलाउइंग मॉलिक्यूल, अलाउइंग मॉलिक्यूल to pass through which are smaller than protein। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन है, वाटर चैनल, ये 8 डिफरेंट एक्वापोरीन से बना हुआ है। एग्जाम्पल वाटर चैनल एज इट इज रट लेना, मेड अप ऑफ, बना होता है 8 डिफरेंट एक्वा पोरीन्स। वाटर चैनल जो है ये 8 डिफरेंट एक्वापोरीन से बना होता है। अब मैं सिम्पॉट, यूनिपॉट, एंटीपॉट क्या है ना बेटा, ये आपके साथ डिस्कस कर लेती हूं। फिर हम एक साथ एनसीईआरटी डिकोड कर लेंगे, ठीक है। सिम्पॉट, यूनिपॉट और एंटीपॉट क्या होता है। Just draw with me, then I will explain you what is happening over here.
देखो दिस इज द मेम्ब्रेन, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। सुन लो क्या होता है। ये तो मेम्ब्रेन है आपका, है ना। यहां पर सिम्पॉट मैंने जो लिखा है इसमें 2 मॉलिक्यूल है, व्हेन 2 मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, सिमिलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो व्हेन 2 मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सिम्पॉट में सिमिलर डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो व्हेन 2 मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सिमिलर डायरेक्शन, तो इसे आप कहेंगे सिम्पॉट। एंटीपॉट में 2 मॉलिक्यूल का मूवमेंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम। तो व्हेन 2 मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसे आप कहेंगे एंटीपॉट। यूनिपॉट में मैंने एक ही मॉलिक्यूल बनाया। व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो इसे आप कहेंगे यूनिपॉट। ठीक है, व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो इसे आप कहेंगे यूनिपॉट। क्लियर हो गया, डायग्राम से क्लियर है। सिम्पॉट में 2 मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सिमिलर डायरेक्शन इज अ सिम्पॉट, 2 मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन इज द एंटीपॉट। इसमें एक ही वन अ मॉलिक्यूल मूव फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, देन इट इज कॉल्ड द यूनिपॉट। ये और लिख लो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्पॉट। डायग्राम से ही क्लियर हो गया होगा सिम्पॉट क्या होता है। When a molecule moves, when a molecule moves freely across the membrane, when a molecule moves freely across the membrane, then it is called sympot. Oh sorry, मैंने 2 molecules की जगह a molecule लिखा है। When 2 molecule moves freely क्यों लिखा है, रुको ये पूरा इरेज कर रही हूँ। मैंने यूनिपॉट का लिख दिया डेफिनेशन सिम्पॉट हेडिंग डाल के। सॉरी बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा सिम्पॉट। क्या था, डायग्राम से क्लियर हो गया। सिम्पॉट में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर रहे हैं और सिमिलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, when 2 molecule move across the membrane in similar direction, तो इसे आप कहेंगे then it is called, इसे आप कहेंगे sympot, then it is called sympot। दूसरा पढ़ा बेटा एंटीपॉट क्या होता है। एंटीपॉट में डायग्राम पे देखा, देखो आप भी 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स मूव across the membrane in एंटी है तो अपोजिट डायरेक्शन, तो इसे आप कहेंगे then it is called एंटीपॉट। और तीसरा है यूनिपॉट। जब एक ही मॉलिक्यूल है, डायग्राम में देखो एक ही मॉलिक्यूल है उसमें,
when a molecule एक ही है ना, यूनिपॉट डायग्राम में देख रहे होंगे, when a molecule move freely across the membrane, then it is called यूनिपॉट, जैसे आप यूनिपॉट कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है ना। मैं एक बार फैसिलिटेड डिफ्यूजन का क्विक रिकैप दे देती हूँ, उसके बाद हम इतना एनसीईआरटी डिकोड करेंगे, फिर अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर वो एक चार्ट दे रखा है, वो डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। तो सबसे पहले चीज हमने ये देखी, ये हमें ऑलरेडी पता है कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही तरीका है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब वो ये कह रहा है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन है क्या, तो हमने देखा कि भाई जिन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस तो इजीली मूव कर जाएंगे मेम्ब्रेन से, ये मेम्ब्रेन है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को मूव करने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किनको है, जिन सब्सटेंस की टेंडेंसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं मॉइटी, जिन सब्सटेंस की टेंडेंसी हाइड्रोफिलिक है, दे डिफ्यूज डिफिकल्टी थ्रू द मेम्ब्रेन। तो हमें इस मूवमेंट को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, सो देयर इज अ नीड टू सिंप्लीफाई इट्स मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हाँ मेम्ब्रेन क्या करती है, देखो ये बीच में ये कैसे स्पेस प्रोवाइड कर देती है, मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्पेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सब्सटेंस। तो इस तरीके का डिफ्यूजन, और ये स्पेस में भी कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, इसकी मदद से मूवमेंट होगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसे आप कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एज आई टोल्ड यू, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आपको एक स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसे आप कह रहे हो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसकी जरूरत पड़ रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमने बात की कैसे करवाता है ये, तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ जुड़ेगा और फिर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसे इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में रोटेशन मूवमेंट के थ्रू रिलीज कर देगा, ठीक। फिर हमने बात की फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऐसे नहीं, कोई भी बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस है। इट अलाउ सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक, ठीक है। ये इनिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होता है। इसमें आपको ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम होगी जब सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज हो चुके होंगे, तो तब आपको ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। फिर हमने यूनिपॉट, सिम्पॉट और एंटीपॉट के बारे में देख लिया, वो आपको आराम से इस डायग्राम से क्लियर हो गया। दो मॉलिक्यूल का मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन सिमिलर डायरेक्शन में इज द सिम्पॉट, दो मॉलिक्यूल का मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अपोजिट डायरेक्शन में इज द एंटीपॉट। और अगर व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन देन इट इज कॉल्ड द यूनिपॉट। और वाटर चैनल वाला एग्जाम्पल याद रखना, ये 8 डिफरेंट एक्वापोरीन से बना हुआ होता है। यहां तक क्लियर कर दिया। फटाफट से इसका एनसीईआरटी देख लेते हैं। यहां तक का अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो बेटा, सब अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो फटाफट से। ये देखो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ध्यान से सुनना। अब नोट्स पढ़ लिए ना अपन ने, आराम से एनसीईआरटी का एक वर्ड समझ में आएगा। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, अ ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट। ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है डिफ्यूजन को होने के लिए। डिफ्यूजन रेट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सब्सटेंस। जो छोटा सब्सटेंस होगा वो इजी फास्ट डिफ्यूजन होगा, ठीक है। किसी भी चीज का डिफ्यूजन, यहां से हमने लिखा था डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड करता है मेम्ब्रेन के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर। डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। मेम्ब्रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट लिपिड ही है। हमने बात की थी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज द लिपिड। लिपिड में उसकी सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। हमने बात की थी इनको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डिफ्यूज हो रहे हैं। दिक्कत कहां है, सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मॉइटी। पढ़ा था मॉइटी ऑफ विच सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक, यानी कि जो हाइड्रोफिलिक टेंडेंसी है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। इनको दिक्कत है मेम्ब्रेन से पास होने में, तो मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेड। तो क्या करती है मेम्ब्रेन, छोटी छोटी स्पेस प्रोवाइड कराएगी। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड्स हाइट
थ्रू विच ये साइट प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू ये मॉलिक्यूल पास हो सके, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी बना होता है, इसको सेटअप की जरूरत नहीं होती, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज आई टोल्ड यू स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू होता है जिसे आप कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव द सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली बात है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है तो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी ही होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए हाई, दिस वुड रिक्वायर इनपुट। ऑब्वियसली बात है, हाई टू लो लो टू हाई नहीं जाता, हाई टू लो जाता है, ये तो पता है ना, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है। ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता तो उसको करने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट रेट, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट रेट कब मैक्सिमम होती है? जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर यूज हो चुके होंगे, तो यही कह रहा है ट्रांसपोर्ट रेट रीच मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड, यानी कि सैचुरेशन देखने को मिल रहा है। हमने बात की थी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस है। इट अलाउज सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक। हमने बात की थी ये इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव है विच रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन। फिर हमने बात की थी कि प्रोटीन चैनल्स का फॉर्मेशन करता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स पास हो चुके। कुछ चैनल हमेशा खुले रहते हैं, कुछ कंट्रोल्ड रहते हैं, कुछ इतने बड़े होते हैं जो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने देते हैं। फिर हमने पोरीन्स की बात की थी कि एक्चुअली ये प्रोटीन ही है जो कि ह्यूज पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, जो इससे छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स को इसके थ्रू पास होने देती है, ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि वाटर चैनल ये 8 डिफरेंट एक्वापोरीन से बना होता है। हमने बात की थी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ जुड़ेगा और अंदर की तरफ वो रोटेशन मूवमेंट से उसको रिलीज कर देता है। फिगर 11.1 ये इसमें दिखा रहा है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ जुड़ा और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अंदर की तरफ रोटेशन मूवमेंट से उसे रिलीज कर रहा है। ये देखो, इट शो एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल बाइंड विद द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में रोटेशन मूवमेंट होगा एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। ये डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके ना। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ जुड़ा और ये अंदर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में रोटेशन मूवमेंट होता है और ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल इनर साइड ऑफ द सेल पर रिलीज हो गया। क्लियर हो गया? यहां तक सारा एज इट इज पढ़ चुके। अब ये डायग्राम हम देख चुके। यूनिपॉड ये करियर प्रोटीन है, यूनिपॉड ये एंटीपॉड ये सिम्पॉड, ठीक है। सिम्पॉड में क्या होगा? बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। एंटीपॉड में अपोजिट डायरेक्शन में, और यूनिपॉड में व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, देन इट इज कॉल्ड द यूनिपॉड। यहां तक पूरा करवा चुकी बेटा मैं तुम्हें। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और फिर ये चार्ट रहता है। ये मैं आपको कल की क्लास में डिकोड कर लूं, ठीक है। ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक पढ़कर बैठिएगा। वैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ ही चुके हैं, तो मैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही डिकोड कराऊंगी और फिर मैं डायरेक्टली आपको ये चार्ट जो है ये डिस्कस करने वाली हूँ। इज इट क्लियर? तो कल की क्लास में ये चार्ट और ये हम करेंगे। प्लांट वाटर रिलेशन से पहले ही वाटर पोटेंशियल वगैरह ये सब पढ़ा दूंगी मैं आपको। हाँ, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी है, जैसे परमेबिलिटी, टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी के बेसिस पर मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या होता है ये सब। टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं अपन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टर्मिनोलॉजी क्यों क्लियर होनी चाहिए? कुछ क्वेश्चंस आते हैं, टर्म नहीं क्लियर होंगी तो आगे के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एनसीईआरटी का ये वाला चार्ट जो है ये मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। यहां तक का पूरा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल बच्चों, इट इज ऑल अबाउट दिस, इट इज ऑल अबाउट माय टुडेज सेशन। Thank you so much guys for watching this video. If you really like this video, then please hit the like button and share the link as much as you can. कल सुबह 10 बजे फिर से मुलाकात होगी लाइव। मैं आपके साथ कोटा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिकोड सीरीज में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चल रहा था। 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी है जो हम कल खत्म कर लेंगे। तो सी यू टुमारो लाइव morning 10 AM for the Kota study material question decode series of digestion and absorption. Thank you. Bye bye. See you in the class.